गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा पहली क्लास कैसी रही आपकी? आज बिना समय व्यर्थ किए हुए मुद्दे पर आते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जो हमारे लाइफ के लिए सबसे फंडामेंटल था। अरे यस और नो, याद आया? रिवीजन किया कि नहीं कुछ? ठीक है, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा पहला टॉपिक जो था, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कोशिका हमारे जीवन की मौलिक इकाई है। मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और सारी चीजें बताई थी बेटा कि भैया सेल हमारी लाइफ की यूनिट क्यों कहला रहा है। मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमको जिस तरह कई सारी ईंटों की जरूरत पड़ती है, अरे यस और नो, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमको कई सारी ईंटों की जरूरत पड़ती है, उसी तरह एक सजीव ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए या एक लिविंग फॉर्म को बनाने के लिए, चाहे वो पादप हो, चाहे वो एनिमल हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनको बनाने के लिए बेटा हमको एक छोटी सी यूनिट की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, मैंने बताया था कि सेल आपका क्या है बेटा? सेल आपका फंडामेंटल। ठीक है, सेल आपका फंडामेंटल, सबसे बेसिक सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट काय की रहेगी? एक ऐसी बेसिक चीज की जिससे आप चीज को बना सको। ठीक है बेटा, हमारी बॉडी ट्रिलियंस और मिलियंस और बिलियंस ऑफ कोशिकाओं से मिलकर बनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था किस तरह हमारी कोशिका इतनी छोटी होती है कि मान लो मैंने अभी बोर्ड पर हाथ मारा, तो इस हाथ मारने पे या किसी को मैंने एक थप्पड़ मार दिया तो बेटा कई सारे सेल नीचे गिर जाते, कई हजारों सेल गिर जाते हैं। तो सोच सकते हो वो कितने छोटे होते हैं। ठीक है, अब वो इतने छोटे होते हैं कि हम इनको हमारी खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है और जिसको बनाया किसने था? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बनाया था। तो अभी हम आगे आने वाली क्लास में कुछ अगले टॉपिक्स में पढ़ने वाले डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, तो कुछ बेसिक सी चीजें हमने पढ़ चुके हैं बेटा। सेल हमारी क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। हमारी बॉडी की संरचना भी कौन करता है? बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने का काम भी कौन करता है? सेल करता है। यहां तक कि बेटा हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, हमारी बॉडी में जो हड्डियों का ढांचा है, वो भी हमारे बोन सेल बनाते हैं, साथ में कार्टिलेज सेल बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो बॉडी में एक एक चीज हमारी सेलों से मिलकर बनी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में फंक्शनल यूनिट कैसे बताई थी मैंने बेटा? हमारी बॉडी के अंदर जो भी रासायनिक क्रिया हो रही है, मैंने आपको बताया था कि ऑल दोस केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय। ठीक है, ऐसी कोई सी भी रासायनिक क्रिया है जो किसी लिविंग फॉर्म में होती है, किसी सजीव या जिसमें जान होती है, जिसमें जीवन होता है, उस ऑर्गेनिज्म में या उस जीवधारी में अगर ये रिएक्शन हो रही है तो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और सेल के बिना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेल के अंदर ही बेटा हम देखते हैं। अभी सेल का अगर मैं डायग्राम की बात करूं, सेल का डायग्राम हमने देखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, ये जो सेल है, सेल के अंदर बेटा ऐसे कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमने देखे थे सेल के अंदर, सेल तो पहले तो सबसे छोटा है, अरे यस और नो, सेल सबसे पहले तो सबसे छोटा है और उसके अंदर भी बेटा क्या होते हैं? काफी सारे इसके भी छोटे छोटे भाई बंधु हैं। ठीक है, जिसमें अगर मैं बात करूं सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक। इसके अलावा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो क्या कहलाता है? कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। पावर हाउस को क्या बोलते हैं हम? बिजली घर। यहां पर बेटा बिजली बनती है, मतलब यहां पर क्या बनती है? एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है। और किस फॉर्म में बनती है बेटा? एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये एनर्जी होती है बेटा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। ये हमारे शरीर की करेंसी कहलाती है बेटा। जिस तरह हमारे देश में बिना नोटों के कोई काम नहीं होता, उसी तरह बेटा हमारे नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जिस तरह हमारे देश में बिना नोटों के हम कोई चीज नहीं खरीद सकते, हमारे शरीर में बेटा बिना एटीपी के हम कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते। एनर्जी की जरूरत पड़ती है और हमारी ऊर्जा किस फॉर्म में होती है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। जो बनाता कौन है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बिजली घर कहलाता है। उसी तरह बेटा प्लांट्स के अंदर, पादपों के अंदर एक और ऑर्गेनल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जो डबल मेम्ब्रेनस होता है, जिसकी डबल परत होती है। ये भोजनालय कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? ये भोजनालय कहलाता है। पादपों के अंदर जो खाना बनाने का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन है बेटा, प्रकाश संश्लेषण आपने सुना होगा, फोटोसिंथेसिस, भैया इन द प्रेजेंस ऑफ सन। ठीक है भैया, सूरज जब उपस्थित होता है, उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में क्या करता है? पादप अपना खाना बनाता है।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये भी क्या होता है बेटा, एक कोशिका का अंग होता है, इसलिए क्या कहलाते हैं ये, कोशिकांग। ठीक है, नॉर्मली सेल जो है उसका एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए सब सेलुलर ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। ये बेसिक सी चीज है बेटा। ऐसे कई सारे ऑर्गेनल्स है बेटा, पादपों में कुछ अंतर है और जंतुओं में कुछ अंतर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इस सेल में बेटा, इस सेल में पादपों में और जंतुओं में काफी अंतर है। अगर मैं बात करूं इस सेल की तो बेटा ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में बाहर की साइड जो आपको एक लेयर दिख रही है, ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका झिल्ली। ठीक है, झिल्ली परत होती है। ठीक है, उसी तरह प्लांट्स के अंदर बेटा एक और लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कोशिका भित्ति, उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ठीक है, ये कोशिका भित्ति, कुछ अंतर होते हैं एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिकाओं में, तो ये अंतर हम देखने वाले हैं आने वाले टॉपिक्स में। ठीक है, इसके अलावा बेटा इस सेल के अंदर काफी सारी और भी चीजें हैं। जैसे मैं बात करूं, यहां पर एक जाल जैसा ये जो नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतःप्रदव जालिका भी बोलते हैं। एक जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस से कुछ चीजें लाने ले जाने का काम करती है। ठीक है, इनका काम काफी सारा होता है, ये प्रोटीन बनाने भी मदद करते हैं। ठीक है, इसके साथ में प्रोटीन बनाने के लिए यहां पर बेटा ये आपको बूंदी बूंदी जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बूंदी बूंदी जैसे स्ट्रक्चर कहलाते हैं बेटा राइबोसोम्स। और आपको पता है कि राइबोसोम्स आर दी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। जैसे आपने एक इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा राइबोसोम, वो अपने एक टैग लाइन देता है बेटा। क्या टैग लाइन देता है कि राइबोसोम इंस्टीट्यूट क्या है बेटा, फैक्ट्री ऑफ डॉक्टर्स कहलाती है। बाकी वो आया कहां से, राइबोसोम के लिए टैग लाइन है, राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, से प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बनाने की जो संश्लेषण की प्रोसेस होती है कौन करता है, राइबोसोम करता है। तो ये भी बेटा एकमात्र ऐसा ऑर्गेनल, ऐसा अंग है हमारे कोशिका के अंदर जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। नहीं तो बाकी न्यूक्लियस की भी डबल मेम्ब्रेन होती है बेटा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डबल मेम्ब्रेन होती है, यहां तक कि इस लवक के पास, क्लोरोप्लास्ट के पास जो भोजन बनाता है उसके पास भी डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा कई माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट होती है, साथ में यहां पर एक लिक्विड, एक द्रव्य प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनल्स, सारे कोशिकांग एक दूसरे की मदद करते हैं, रासायनिक क्रियाओं में एक दूसरे को कच्चा माल देते हैं, तब जाकर काफी सारी रिएक्शंस होती है। तो इसी प्रकार बेटा हमारा जो कोशिका है, ठीक है, जो हमारी कोशिका है क्या कहलाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सारे काम इनके अंदर जो प्रेजेंट कोशिकांग होते हैं वही करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तब जाकर सारी चीजें कर पाते हैं। ठीक है, तो बेटा क्लियर है आपको। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है बेटा। कल की क्लास में इंट्रोडक्शन था बेटा, अब हम कुछ थोड़ा डिटेल में पढ़ते जाएंगे चीजों को, हम बेसिक से थोड़े हायर लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप 11th क्लास में बेटा आपको बेसिक तो आना ही चाहिए, साथ में आपको तैयारी काय की करनी है, नीट जैसी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। ठीक है, तो हम उस हिसाब से चलेंगे कि बेसिक से लेकर आपकी 11th क्लास में जो भी टॉपिक्स है उनको हम कवर करें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा उनको समझें। ठीक है, और हम इन चीजों को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्योंकि बेटा हम हमारी बॉडी के बारे में जान रहे हैं, बेटा हमारे शरीर के बारे में जान रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट भी सबसे बढ़िया है, और हम हमारी बॉडी के बारे में जानेंगे और काफी सारी चीज जानेंगे, क्योंकि ये चीजें आपको कहां पर काम में आने वाली है, जब आप डॉक्टर बनोगे और जब आपके सामने पेशेंट रहेगा, उसके पास ज्यादा से ज्यादा बेटा 10 सेकंड या 20 सेकंड या 1 मिनट होगा कि वो जिंदा रहेगा या मर सकता है। उस बीच में आपको इतना प्रिपेयर हो जाना है, उस कंडीशन को, सिचुएशन को संभालने के लिए इतना प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि हम उस 10 सेकंड या 20 सेकंड में ऐसे डिसीजन ले सके, कुछ मेडिकेशन या उस बीमारी को डायग्नोस कर हम कुछ प्राथमिक इलाज कर सके और उसको एटलीस्ट बचा सके। तो हमको उस दिन के लिए प्रिपरेशन करनी है, ना कि हमको 11th क्लास में जो एग्जाम्स के पेपर लिख कर आना है। ठीक है, तो हम उस चीज के लिए पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़े आगे, मजा आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। लास्ट क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, किस तरह इकाई होती है कोशिका। ठीक है, मैंने काफी सारे एग्जांपल्स दिए थे आपको। अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इनके बारे में और भी छोटी छोटी जानकारियां जानेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। ठीक है भैया, सेल की संख्या के आधार पर, मतलब कई सारे जीवधारी है हमारी लाइफ में, मैंने बताया अर्थ के ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर कई सारे मिलियंस और ट्रिलियंस में ऑर्गेनिज्म है, पादप भी है, देखो
पादप भी है, हमारे जंतु भी है, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जिनको तो हम देख ही नहीं सकते, और कई क्वांटिटी में। अगर बैक्टीरियाज की बात करूं मैं बेटा, तो बैक्टीरियाज आपने देखा होगा कि बैक्टीरियाज को हम गिन ही नहीं सकते, इतने होते हैं। वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। सभी जगह प्रेजेंट होना मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे जो गॉड है, हमारे जो भगवान है, वो एक एक कण कण में व्याप्त होता है, उसी तरह बैक्टीरिया भी बेटा कण कण में व्याप्त होता है। इसने कहीं नहीं छोड़ा, इसने पानी को भी नहीं छोड़ा, इसने हवा को भी नहीं छोड़ा, और इसने मिट्टी को भी नहीं छोड़ा। अगर आप एक मुट्ठी भरकर अगर क्या करोगे, मिट्टी हाथ में लोगे, एक मुट्ठी भर मिट्टी भी हाथ में लोगी, तो उसमें हजारों लाखों बैक्टीरिया मिल जाएंगे बेटा, इतने सारे होते हैं। ठीक है, इनका लाइफ स्पेन अगर बात करें, जैसे हमारा 60-65 साल हो गया है, पहले 100 साल था। इनके लाइफ स्पेन की बात करोगे तो बेटा ये 1 मिनट के अंदर तो जन्म भी ले लेते हैं, और 20 मिनट के अंदर इनका लाइफ स्पेन भी खत्म हो जाता है। 20 मिनट के अंदर इनकी लाइफ में ये सारी चीजें कर कर खत्म हो जाते हैं, बूढ़े होकर मर भी जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं बेटा हम। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स दिस ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। मतलब भैया इनकी जीवधारियों में इनकी क्वांटिटी कितनी होती है, कितनी संख्या में ये उपस्थित है, उस बेसिस पर ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेटा ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जितने भी जीवधारी है 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बेटा कैसे, एक होते हैं एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर। एक कोशिकीय मतलब भैया उनके शरीर में जो कोशिका है, उनके शरीर में जो कोशिका है मात्र एक है, यानी सिंगल। ठीक है, सिर्फ एक कोशिका से मिलकर जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, जीवधारी बने होते हैं, वो यूनिसेलुलर। यूनि मतलब एक, ठीक है, सिंगल, और सेल्युलर मतलब कोशिका। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बात करूं मल्टी मतलब कई सारे, भाई मल्टीपल बोल सकते हैं इनको। मल्टीपल मतलब कई सारे सेल से मिलकर जिनकी बॉडी बनी होती है, बहुकोशिकीय कहलाते। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे कि जिनकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक कोशिका है। तो बेटा मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिख कर रखे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, यूग्लिना, बीजीए, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में मैंने बताया आपको, ये भी क्या होता है बेटा, एक कोशिकीय जीवधारी होती है। ठीक है, मतलब नॉर्मली अगर मैं बात करूं, हम हमारे शरीर की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, या गधा, घोड़ा, या फिर कोई भी जंतु है उसको ले, तो इनकी बॉडी बेटा बहुत बड़ी है। जो नॉर्मली जो सेल हमको दिखता नहीं और वो इकट्ठा होकर अगर किसी चीज को बना रहा है, और बहुत बड़ी चीज को बना रहा है, तो उसकी बॉडी में कितने सारे सेल्स होंगे, कितनी सारी कोशिकाएं होगी बेटा। ठीक है, तो बेटा यहां बैक्टीरिया जो है ये हमको नहीं दिखता बेटा। ठीक है, बैक्टीरिया एक सिंगल कोशिका होती है, एक कोशिका होती है, और ये एक कोशिका ही पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाती है। एक जीवधारी एक कोशिका से मिलकर बन जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो सिर्फ एक कोशिका से ही अपना पूरा जीवन यापन कर सकते हैं, और बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक कोशिका के होते हैं। मतलब बेटा ये एक कोशिका के अंदर ही अपने जीवन के सारे प्रक्रम कर लेते हैं। नॉर्मली मैंने बताया आपको, अगर आपको लाइफ, आपको सर्वाइवल करना है, आपको जिंदा रहना है, तो आपको कुछ जरूरी चीजें करनी पड़ती है। जैसे नॉर्मली हम अभी जीने के लिए क्या करते हैं, खाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम पेट के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, जिससे सारी चीजें आ जाती है। यही चीजें होती है बेटा। तो बेटा उसी तरह एक कोशिका को जिंदा, भले वो सिंगल हो कि कई सारी कोशिकाएं हो, इनको भी जीवित रहने के लिए कुछ जीवन प्रक्रम करने पड़ते हैं, कुछ लाइफ प्रोसेसेस करनी पड़ती है। जैसे हम जीने के लिए क्या करते हैं, हम जीने के लिए श्वसन करते हैं, हम जीने के लिए पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है, और ये सारी चीजें बेटा एक बैक्टीरिया भी करता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया एक सिंगल कोशिका जो हमको नहीं दिखती, उसमें ये सारी चीजें कर लेता है। और बेटा मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि बैक्टीरिया जस्ट लाइक कैसे होते हैं, भगवान जैसे, ओमनी प्रेजेंस, सर्व उपस्थित, सभी जगह प्रेजेंट होता है। तो सोचो एक सिंगल कोशिका क्या क्या कर सकती। तो बेटा हम तो इंसान है, हमको 2 आंखें, 2 पैर, सारी चीजें देखे रही है, तो क्या हम डॉक्टर नहीं बन सकते? अरे बन सकते हैं। तो बेटा वो जुनून आपको लाना पड़ेगा आपके अंदर, चीजें सब आपके सामने हैं, बस आपको एक गाइडेंस मिलना चाहिए, आपको एक दिशा दिखनी चाहिए, फिर आप मेहनत करना चालू करोगे तो आप जहां चाहते हो उससे भी बहुत अच्छी जगह पहुंच सकते हो। ठीक है, तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। तो भैया 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया, बैक्टीरिया भी बेटा अपने एक सिंगल कोशिका के अंदर, जीवाणु अपने एक सिंगल कोशिका के अंदर सारे काम धंधे कर लेता है। कौन कौन सा, श्वसन भी कर लेता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसके बाद बेटा क्या कर लेता है, पाचन भी कर लेता है। पाचन के साथ साथ बेटा ये उत्सर्जन भी कर लेता है। अब बेटा हमने इतनी सारी केमिकल रिएक्शन
रासायनिक क्रियाएं हमारे शरीर में कर लिए तो उसमें जो व्यर्थ पदार्थ निकलता है उस व्यर्थ पदार्थ को हम क्या करते हैं, सुबह सुबह बाहर करते हैं। ठीक है, किडनी भी क्या करती है, हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, ब्लड जो हमारा चलता है उसमें से यूरिन के थ्रू उसको बाहर करती है। और जो हम पाचन तंत्र में पाचन करने के बाद जो हमारे स्टमक में हमारी छोटी हाथ और बड़ी हाथ में जो रॉ मटेरियल या जो व्यर्थ सब्सटेंस बचता है हम उसको सुबह सुबह बाहर कर देते हैं। ठीक है, जरूरी है वो। तो ये उत्सर्जन का काम भी कौन करते हैं, ये भी करते हैं। ये खाना खाते हैं तो खाना बाहर भी करेंगे जो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में ज्यादा रहता है तो ये कुछ ऐसे कंपोनेंट बना लेता है, ऐसे पॉइजन बना लेता है जो हमारी बॉडी की बाकी एक्टिविटीज को या क्रियाओं को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए बॉडी से इन चीजों को बाहर निकालना भी जरूरी है। ठीक है, तो हमारा एक लाइफ स्टाइल बढ़िया तरीके से होना चाहिए कि प्रॉपर हम सुबह उठना और प्रॉपर हमारा काम चलता है। ठीक है, और प्रॉपर सारी चीजें होनी चाहिए, वो जरूरी है। क्यों है, हम बहुत सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, अभी हमारी शरीर में जो बायोलॉजिकल साइकिल चलती है हम उसको भी समझेंगे। अभी तो बेसिक सा टॉपिक हमने उठाया है, सेल, इसको पढ़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अमीबा, अगर मैं बात करूं, अमीबा आपने कभी देखा है? अभी हम थोड़ा डायग्राम दिखा देता हूं मैं आपको। अमीबा आपने देखा है बेटा? देखो यहां पर आपको डायग्राम दिख रहा है, यस और नो? ये जो डायग्राम है बेटा ये अमीबा का है। ठीक है, ये भी एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म होता है। अभी हम देखेंगे कि 5 किंगडम थे। एक पहला मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा था, फिर फंगस आती है, कवक, फिर चौथा क्या होता है, प्लांटिया, और फिर एनिमस। तो हम इनको सारे कैटेगरीज को पढ़ते हैं। हमारे सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको, क्या करेंगे, जब जीव जगत में हम उनका वर्गीकरण करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे तो किस तरह इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा। तो भैया हम अभी अमीबा की बात कर रहे हैं, तो अमीबा हमारे प्रोटिस्टा किंगडम से आता है, उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अमीबा की अगर बॉडी को आप जरा ध्यान से देखो बेटा, इसकी बॉडी को अगर आप ध्यान से देखते हो तो कैसी दिख रही है बेटा? ऐसी बड़ी अजीब सी दिख रही है, उल्टी सीधी, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। अरे है क्या? नहीं है। अमीबा जो है बेटा एक कोशिका है, इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, 90% इनमें पानी होता है। ये जनरली क्या होता है, समुद्र में, ठीक है, या जो साफ पानी होता है, नदी का पानी होता है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और एक सिंगल कोशिका है बेटा, ये एक सिंगल कोशिका है, एक कोशिकीय जीवधारी होते हैं। इसके अंदर ही बेटा ये सारी चीजें कर लेते हैं, ये श्वसन भी कर लेते हैं, ये पाचन भी कर लेते हैं, ये उत्सर्जन भी कर लेते हैं, प्रजनन भी कर लेते हैं। ये सारी चीजें एक कोशिका के अंदर ही करते हैं। ठीक है, इनके पास भी सेंटर में बेटा एक केंद्रक प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके पास बेटा वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ये गैस भी भर के रखते हैं कि भाई पानी में इनको नीचे ऊपर जाना है, तो ये उससे अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं कि यहां रुकना है कि वहां रुकना है। ठीक है, इसके अलावा बेटा इनके पास साइटोप्लाज्म, मैंने जो बताई दी आपको, साइटोप्लाज्म ये इनका द्रव्य होता है बॉडी के अंदर, जिसके अंदर 90% वाटर होता है। वो सारी चीजों का लेन देन इसी के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये हमारा अमीबा है जो एक प्रोटिस्टस है। इसके बाद अभी मैंने देखा आपको एक बैक्टीरिया बताया था, ये बेटा एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया आपको दिख रहा है, इसका एक पूंछ भी होती है। पूंछ क्या कहलाता है, इसका फ्लैजिला कहलाता है। आने वाली क्लास में हम इन डिटेल इसकी एक एक चीज पढ़ने वाले कि बेटा इनकी बॉडी पर ये जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, इसको काय में हेल्प करते हैं, इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं, सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बेटा एक और स्ट्रक्चर नीचे दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा ये एक स्ट्रक्चर है एक यूग्लिना का। ये भी एक सिंगल कोशिका से मिलकर बना है बेटा। इसके पास तो दो दो केंद्रक होते हैं, एक ये और एक कहां दिख रहा है, इसमें दिखाया नहीं है, देखो यहां पर देखो आप ढंग से, तो यहां पर एक न्यूक्लियस कॉन्ट्रेक्टाइल न्यूक्लियस होता है, एक तो ये हो गया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। ठीक है, और इस इमेज में एक्चुअली न्यूक्लियस डबल दिखाया नहीं है, हम देखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, यहां पर इनके पास दो न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, इसलिए उन्होंने दिखाया नहीं। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस की अगर बात करूं तो न्यूक्लियोलस भी इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। नॉर्मली अगर युग्निला की बात करूं तो बेटा ये दोगला होता है। दोगला मतलब नॉर्मली दोगले लोग क्या होते हैं, किसी के नहीं होता है, किसी के नहीं होते हैं मतलब वो इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं, किसी एक के नहीं होते हैं। युग्लिना भी दोगला है। दोगला कैसे बेटा, इसके अंदर बेटा पादपों की विशेषता भी है और जंतुओं की विशेषता भी है। अब कैसे, नॉर्मली बेटा जब क्लासिफिकेशन हो रहा था तो हमारे जो साइंटिस्ट थे वो कंफ्यूज हो गए थे कि भाई इसको रखे कहां, इसको पादपों की कैटेगरी में रखे कि जंतुओं की कैटेगरी में रखे।
अब ये कौन सी चीज है, मतलब किस बेसिस पर, ये यूग्लिना जो बेटा आपको दिख रहा है, यूग्लिना जो है नॉर्मली जंतु की एक विशेषता होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जबकि पादप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, वो लोकोमोशन और मूवमेंट नहीं करते। ठीक है, पादपों की विशेषता क्या है कि वो एक ही जगह रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको। और जंतु की विशेषता क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन कर सकते हैं। लेकिन पादप क्योंकि ये नहीं करते, जबकि यहां पर, ठीक है, पादप ये नहीं कर सकते लेकिन ये करता है, मतलब ये जंतु कैटेगरी का है। लेकिन बेटा इसके पास एक और स्पेसिफिक चीज प्रेजेंट होती है। अब वो एक और स्पेसिफिक चीज क्या है बेटा, वो स्पेसिफिक चीज ये है कि इनके पास बेटा ये अंदर हरे हरे आप कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हरे हरे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं बेटा, लवक, लवक कहलाते हैं। और ये लवक जो होता है, लवक को हम क्या बोलते हैं, और एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। और इसी के अंदर बेटा हमारा प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बेटा इसी के अंदर प्रेजेंट होता है, और यही क्लोरोफिल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे प्लांट्स के अंदर प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण मतलब बेटा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, मतलब खाना स्वयं बनाता है कौन, पादप अपना खाना स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण की मदद से। ये यूग्लिना बेटा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, और जो एनिमल का काम था कौन सा, मूवमेंट का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम भी कौन करता था, ये यूग्लिना करता था। तो बेटा दोगला कहलाता है ये, कि भैया ये जंतुओं की विशेषताओं को भी दिखाता है और पादपों की विशेषताओं को भी दिखाता है। पादप का काम होता है प्रकाश संश्लेषण, हम प्रकाश संश्लेषण कर लेते बेटा तो हम जादू बन जाते हैं। जादू पिक्चर देखी आपने ऋतिक रोशन की, जादू पिक्चर नहीं है वो दूसरी पिक्चर है, ठीक है, क्रिस पार्ट 1 बोलते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा जादू क्या करता है, धूप में खड़ा रहता है, एनर्जी ले लेता है, अपना खाना स्वयं बना लेता है। ठीक है, पादप भी क्या करते हैं, एक जादू की कैटेगरी के होते हैं। अगर बेटा हमारे पास भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट हमारे शरीर में होता, तो हम भी हमारा खाना धूप से डायरेक्ट लेके बना लेते, हमको प्लांट से खाना वाना खाने की जरूरत पड़ती नहीं, तो हम बन जाते जादू। ठीक है, तो आगे बढ़ते बेटा, यूग्लिना ऐसा है जिसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए लवक भी है, और साथ में इनके पास फ्लैजिला होते हैं जो इनके मूवमेंट में मदद करते हैं। तो दोनों कैरेक्टर होने के कारण ये दोनों चीज करता है, इसलिए हम इसको प्रोटिस्टा के अंदर डालते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम इन डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे। तो बेटा समझ में आ रहा है कि अमीबा, पेरामीशियम, ठीक है, पेरामीशियम का अगर मैं बात करूं तो पेरामीशियम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। पेरामीशियम एक चप्पल लाइक ऑर्गेनल होता है बेटा, कैसा होता है, एक मिनट, पेरामीशियम कैसा होता है, एक चप्पल नुमा ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है। ये भी बेटा एक कोशिका से मिलकर बना होता है। अब चप्पल जैसा कैसा दिखता है, इस तरीके से चप्पल जैसा दिखाई देता है। इसकी बॉडी पे आपने देखा हो कई सारे ऐसे हेयर्स होते हैं, देखा है आपने, बिल्कुल देखा है, मैं आपको दिखाऊंगा आने वाली क्लासेस में। ठीक है, ये पेरामीशियम में बेटा इसकी बॉडी में क्या होता है, डबल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसका पास वैक्यूल्स होते हैं, सारी चीजें होती है। तो ये बेटा ये भी एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये भी पानी के अंदर रहता है, समुद्र के पानी, खारी पानी में भी रहता है, तालाबों के पानी में भी रहता है, और फ्रेश वाटर में भी रहता है, मतलब नदी के साफ पानी में। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा ये ऑर्गेनिज्म हमने एग्जांपल्स देख लिए। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, बढ़े आगे। हमने देख लिया बेटा कि दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन से, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो बेटा हमने अगर यूग्लिना की बात कर ली, पेरामीशियम की बात कर ली, अमीबा की बात कर ली, बैक्टीरिया की बात कर ली, अब बचता है बीजीए। तो बीजीए बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल। शैवाल मतलब बेटा, शैवाल क्या होती है, एल्गी होती है। शैवाल को हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं, यस और नो। और अगर आप देखो शैवाल बेटा कायदे से एक पादप होती है, पादप होती है, अरे होती है कि नहीं, एल्गी मतलब पादप की कैटेगरी में आती है। लेकिन हम उनकी बात करेंगे यहाँ बीजी नील हरित शैवाल। तो बेटा ये नील हरित शैवाल कोई पादप नहीं है, बस ये नाम में शैवाल है, क्योंकि ये पादपों का जो हरा कलर होता है उस तरीके से बैक्टीरिया का अंदर भी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये बैक्टीरिया क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, इसलिए इसका नाम यहाँ एल्गी पड़ा है। ये कोई पादप नहीं है, ये एक कोशिकीय बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर तो आपको पता चलेगा बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रू बैक्टीरिया, सत्य बैक्टीरिया, और एक होता है साइनोबैक्टीरिया। तो एक साइनोबैक्टीरिया होता है, और उसका एग्जांपल आपको मैं बता सकता हूं कि जो तालाबों में आपने काई देखी होगी, उस काई के आसपास ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना स्वयं बना सकते हैं।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ये हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहां पर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे काय की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। काय की बात करेंगे बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर वापिस। सेकंड क्या था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कई सारे मतलब मल्टीपल में यहां पर सेल प्रेजेंट हो गए। और सबसे बड़ा इसका एग्जांपल कौन सा है, मल्टीपल जो सेल्स होते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारी बॉडी है, वी आर जंतु। अरे यस और नो, जितने भी पादप हैं, जितने भी मतलब प्लांट्स हैं, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीसेलुलर। क्या पादपों की बॉडी एक सेल से मिलकर बनी हो क्या, नहीं, कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। हम जंतु है, हमारे जंतु जो है एनिमल्स, ह्यूमंस हो, चाहे बंदर हो या बिल्ली हो या गधा हो या कुत्ता हो, हम सारे क्या होते हैं, काफी सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। ये हमारी जंतु कोशिकाएं या जंतु जो हम होते हैं एनिमल्स, हम भी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है। मैंने आपको एक चार्ट बताया था, यस और नो, मैंने आपको अभी एक चार्ट बताया था कि हर ऑर्गेनिज्म में बेटा पहले तो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या करते हैं, सेल्स होते हैं, सेल्स इनकी किसी किसी की बॉडी एक सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, और किसी किसी की बॉडी क्या होती है बेटा, कई सारे सेल से मिलकर बनी होती है, तब जाकर वो ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसमें भी पहले क्या होता है, सेल के बाद टिश्यू आता है, कई सारे सेल इकट्ठा होकर एक ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं उत्तक। ठीक है, इसके बाद क्या होते हैं, ऐसे कई सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। कई सारे अंग एक दूसरे की मदद करते हैं, रासायनिक क्रियाओं में एक दूसरे की मदद कर कर एक सिस्टम बनाते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गन सिस्टम का, कि किस तरह एक डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, पाचन की प्रोसेस हो रही है, तो आपका मुंह से लेकर एनस तक यहाँ पर कम से कम 20 से 25 ऑर्गन अपना योगदान देते हैं, तब जाकर हमारा एक कार्य कंप्लीट हो पाता है, एक उद्देश्य कंप्लीट हो पाता है। और वो कौन सा उद्देश्य था, पाचन का, ताकि हमको एनर्जी मिल सके। क्लियर है, तो बेटा ये ऑर्गन सिस्टम बनता है, तब जाकर हमारा जीवधारी कंप्लीट होता है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सारे लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तब जाकर ये सारी चीजें होती है। ठीक है, वापिस से हमारे टॉपिक पर आते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्गेनिज्म थे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने एग्जांपल्स आपको बता ही दिए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सबसे बड़े एग्जांपल कौन है, पादप है। ठीक है, उसके बाद कौन है, हम एनिमल्स, जंतु, और उसके बाद एक तीसरा एग्जांपल भी है बेटा, कवक। कवक क्या होती है बेटा, मैं अभी आपको बता देता हूं। कवक को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, फंगस भी बोलते हैं, या फंगाई बोलो, जो भी, फंगी बोलना है, फंगाई बोलना है। प्रोनाउंसिएशन साइंस में हमको एक बेनिफिट मिलता है कि आप चीजों को थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग भी कर देते हो, तो आपके इस पे मार्क्स नहीं कटते हैं। ठीक है, ये बेनिफिट मिलता है क्योंकि इसमें काफी सारी ऐसे अजीब अजीब टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, तो कवक भी हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर मैं कवक की बात करूं तो कवक आपने कभी देखी है, नहीं देखी तो मैं आपको याद दिला दूं कि कवक बेटा आपने देखा हो, कभी ब्रेड खाई है, ठीक है, ब्रेड के ऊपर आपने देखा हो कभी फफूंद लग जाती है, खराब हो जाती है, मतलब उसमें फंगस लग जाती है। आपने देखा हो टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिखाते, किसी को रिंग हो जाता है, जिसको हम डार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, एक फंगस के कारण होता है, वो फंगल इन्फेक्शन कहलाता है। आपने देखा होगा कि आपको रेशेस हो जाते हैं, या चेहरे पर जो गर्ल्स होती है जनरली, इनको क्या होते हैं, व्हाइट व्हाइट जो धब्बे दिखाई देते हैं या रेशेस दिखाई देते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। और अभी भी नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है कि फंगस क्या है, तो आपने बारिश के टाइम में या नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपने मशरूम को देखा है। कुछ लोग तो हम क्या करते हैं, मशरूम की सब्जी भी बनाकर खाते हैं। तो मशरूम जो है बेटा एक फंगस, हम उसको खाते भी है। इसके अलावा फंगस की अगर बात करूं तो पहली नेचुरल हमको प्राकृतिक रूप से मिलने वाली एक फंगस थी जिसका नाम था पेनिसिलिन, जो फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में बेटा सोल्जर्स के लिए, घावों को भरने के लिए एक बहुत बढ़िया मेडिसिन हमारे सामने आई थी। वो एक एंटीबायोटिक थी। एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाली, बैक्टीरिया को मारने वाली, वो एक फंगस थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। हम पढ़ते हैं हमारी क्लासेस में, अभी आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि फंगस जब आएगा तो उसके काफी सारे एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी फंगस होती है बेटा। ये फंगस भी क्या होती है, कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए ये मल्टी सेलुलर कहलाती है। तो बेटा ये क्लियर है, ये एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको याद रखना। आशा करता हूं आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो एग्जांपल्स देख लिए बेटा हमने, अब थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा
डिफरेंट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, मतलब यहां पर विभिन्न कोशिकाएं बेटा ये अपने काम के बेसिस पर बहुत ही अलग अलग है। ठीक है, यहां पर काफी सारी ऐसी कोशिकाएं है जो हमारे काम के बेसिस पर अलग अलग होती है। नॉर्मली मैं बताऊं बेटा, हमारे ह्यूमन शरीर के अंदर, होमोसेपियंस के अंदर, ठीक है, मैं मानव शरीर की बात कर रहा हूं, मानव शरीर में कोशिकाएं हैं, हमको पता है कई सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन हमारे मानव शरीर को भी बनाने के लिए बेटा 200 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित है। अब बोलोगे सर हमारे शरीर में 200 अलग अलग प्रकार की कैसे? भैया हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के काम हो रहे हैं। ब्रेन का काम अलग होता है, किडनी का काम अलग होता है, हार्ट का काम अलग होता है, लिवर का काम अलग होता है, यहां तक कि हमारे टेस्टिस और ओवरीज जो होती है इनका भी काम अलग होता है। ठीक है, तो भैया अलग काम है तो अलग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हम नॉर्मली अगर मैं बात करूं, यहां पर 200 अलग अलग प्रकार के सेल्स है, ये मिलकर आपस में इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? पहले टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? ऑर्गन सिस्टम बनाते, तब जाकर हमारा एक जीवधारी कंप्लीट होता है। अरे यस और नो? तो बेटा ये चीजें हैं, तब जाकर हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो भैया अलग अलग कोशिकाएं हमको बायोलॉजी में देखने को मिलती है। आज हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक आया है पीपीटी के अंदर, हम थोड़ा लेकिन समझ सकते हैं। विभिन्न कोशिकाएं उनके कार्यों के आधार पर, भैया कई प्रकार की अलग अलग कोशिकाएं उनके कार्यों के आधार पर। ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो अभी मैंने अमीबा का स्ट्रक्चर आपको दिखाया था कि अमीबा का स्ट्रक्चर बेटा कैसा होता है, एकदम क्या होता है? उल्टा सीधा, फोल्ड्स होता है इसके अंदर, काफी सारे फोल्ड्स होते हैं, मतलब इसका शेप कोई फिक्स नहीं है। ये क्या होता है? ये अपना शेप क्या करता रहता है? बदलता रहता है। क्या करते रहता है? शेप अपना बदलता रहता है। अब ये बदलता क्यों है? अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल समझा दूं कि अमीबा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अमीबा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अमीबा क्या करता है बेटा? अपने खाने को लेने के लिए क्या करता है? ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड्स होता है, और आखिरी में जो इसकी ये बाहर की जो परत दिखाई दे रही थी, ये क्या कहलाती है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनकी क्या होती है? बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। नॉर्मली ये अमीबा है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस और बाकी क्या होते हैं? सारे अंग होते हैं। लेकिन ये अपना खाना अंदर कैसे लेता है? ये खाना अपना अंदर से, मान लो इसको खाना यहाँ पर पड़ा मिल गया, कुछ भी मिल गया, ठीक है, छोटा जीव जंतु जो भी होगा, तो ये क्या करता है? ये अपने जो ये हाथ पैर, मतलब नॉर्मली हमारी बॉडी से कोई बाहर चीज निकलती है, हम उसको हाथ पैर बोलते हैं। ठीक है, तो उनको हम एक टर्म से जानते हैं, इनको बोलते हैं पोर्ट्स। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो अमीबा होता है उनके पास जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन अपने आप को फैलाकर, ये मेम्ब्रेन अपने आप को क्या करती है? फैलाती है। ठीक है, और क्या करती है? ये मेम्ब्रेन अपने आप को फैलाकर इस तरीके से इस खाने के पास इस तरीके से ले जाती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है। यहाँ की मेम्ब्रेन भी उठकर इस मेम्ब्रेन को अपने पास इस तरह से फैला कर ले जाते हैं। मान लो 2 हाथ से वो अपनी बॉडी के अंदर उसको डाल रही है। ठीक है, तो बेटा ये उसके एक्चुअली हाथ नहीं होते हैं, लेकिन हाथ जैसा काम करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जो पोर्ट्स है ये स्यूडो होते हैं। स्यूडो मतलब होते नहीं है, स्यूडो मतलब होता है बेटा भ्रम। ठीक है, भ्रमित किया जा रहा है आपको कि कुछ चीज हुई है लेकिन वो हुई नहीं रही। जैसे हम भ्रम फैलाते हैं ना, जैसे बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं कि ऐसा हो रहा है लेकिन होता नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा भ्रम है कि ये उसके हाथ है, लेकिन ये इसकी क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो उसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेती है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है उसकी बॉडी के अंदर आ जाती है और वापिस ये अपने शेप में आ जाता है। यहां से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों क्या हो जाती है? मिल जाती है, और ये एक लेयर बन जाती है, और ये जो खाना था उसकी बॉडी के अंदर आ जाता है। अब इसको पचाता है, एनर्जी बनाता है, उसको जो भी करना है करता है। ठीक है, तो बेटा ये अमीबा है, उसका काम क्या है बेटा? उसको फूड लेना है इस तरीके से, इसलिए इसकी बॉडी क्या होती है? इस तरीके से अलग अलग क्या होते हैं? आकार बना सकता है वो। ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, इसलिए ये ऐसा दिखता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है कि अमीबा भैया ऐसा क्यों दिखता है। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा दें, वापिस से आते हैं हम। ठीक है, ये अमीबा के बारे में हमने देख लिया। अब मैं बात करूं कि सर अब मैं बात करूं यहां पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, हमारी 200 अलग अलग प्रकार की कोशिका है बेटा, तो ये अलग अलग दिखती क्यों है? उनके काम के विषय अमीबा ऐसा करता था। अगर मैं बात करूं यहां पर जो न्यूरॉन्स होता है, अब न्यूरॉन्स के बारे में आप कुछ जानते हो? आपने देखा होगा कि आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि ये नर्व सेल, आपको डायग्राम दे दिया होगा और बताया होगा कि नर्व सेल है हमारा जो शरीर है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहलाती है। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर काफी सारी कोशिका है, लेकिन न्यूरॉन क्या है बेटा? हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र का पार्ट होता है, और तंत्रिका तंत्र हमारा जो ब्रेन है बेटा,
हम बोलते हैं ना कि हमारी जो यादें होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर किसी चीज के अंदर शेयर होती है, जो मेमोरी होती है वो हमारा न्यूरॉन होता है बेटा। ब्रेन जो है हमारा ब्रेन न्यूरॉन सेल से मिलकर बना है। यहां तक कि हमारी जो इस ब्रेन के पास जो स्पाइनल कोड यहां तक जा रही है, स्पाइनल कोड मतलब रीढ़ की हड्डी, ठीक है, इस स्पाइनल कोड के अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ये नर्व्स होती है जो हमारी बॉडी में हर जगह तक फैली होती है, ठीक है। ये न्यूरॉन्स होते हैं इस तरीके से। अब सर बोलोगे कि सर ये लंबे चौड़े क्यों है, ठीक है, ये न्यूरॉन्स आपको दिखाई दे रहा है। नॉर्मली हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये जो न्यूरॉन सेल है, क्या है, न्यूरॉन, ठीक है। हमारा जो न्यूरॉन है ये इस तरीके से लंबा चौड़ा दिखाई देता है हमको, कैसा दिखाई दे रहा है, लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये न्यूरॉन्स भैया, नॉर्मल सेल हमने देखा है सर अभी तक कि जो हमारा नॉर्मल सेल था वो कैसा था, नॉर्मल सेल हमारा इस तरीके से दिखाई देता है सर, ये रहा सर नॉर्मल सेल, ठीक है। लेकिन ये सेल तो बहुत उल्टा सीधा दिख रहा है, बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है। तो भैया वो वैसे ही है, उसका काम वैसा है। हम देखते हैं इसका काम कैसा है, उसका काम वैसे ही है, ठीक है। भैया ये लंबा चौड़ा तो है, ठीक है, क्या है, लंबा चौड़ा है। अब इसका काम कैसा है, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में क्या करता है, तंत्रिका तंत्र सेंसिबल होता है बेटा। सेंसिबल मतलब हम कोई भी चीज छूते हैं तो हमको पता कैसे चलता है। नॉर्मली हम अभी देखो तो अभी हमारा ठंडी का समय चल रहा है, आप बाहर निकलो तो आपको ठंडी लगना चालू हो जाती है। हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को कौन बताता है, ये नर्वस सिस्टम बताता है, ठीक है। मान लो आपने चाय को उठाई, या पानी गर्म है कि ठंडा है, इसका एहसास जो हमको होता है ये किसके द्वारा होता है, इस तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है बेटा। हमारा ब्रेन जो है सारी चीजों को स्टोर कर पा रहा है या चीजों को समझ पा रहा है, तो ये बेटा सेंसिटिव सिस्टम है, ठीक है। एक चैप्टर आएगा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ठीक है, समन्वय, ठीक है, ठीक से, समन्वय मतलब किस तरह ये हमारी बॉडी को लेकर चलता है, सारी चीजों को समझता है बेटा। यही सेल्स होते हैं जिनकी बेसिस पर, जिनके कारण हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को समझ पाते हैं, या हमारे बॉडी से बाहर कोई भी चीज हो रही है उसको हम महसूस कर पाते हैं, ठीक है। अब ये लंबे सेल्स होते हैं भैया, अब इनको लंबा बनाने की क्या जरूरत पड़ी। नॉर्मली बेटा मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा, कि आपको मान लो एक मच्छर काटने आ रहा है, ठीक है, एक मच्छर आपको काटने आ रहा है, ठीक है, और आपके हाथ पर बैठा है, ठीक है, आपको मतलब सोने ही गया वो, ठीक है, उसको काट रहा है, और जैसे ही आपको पता कैसे चलता है कि मच्छर काट कैसे रहा है, हमारे यहां पर इस स्किन में बेटा ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूरॉन्स उस मैसेज को लेकर जाते हैं हमारे मसल्स के थ्रू, और हमारे रीढ़ की हड्डी के बाद हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन को मैसेज देते कि भाई मच्छर काट रहा है, तो जल्दी से दूसरे हाथ की मसल्स को ये मैसेज भेज कि मसल तू उठ और दूसरे हाथ से उसको मार दे। अगर हमने ये काम बहुत जल्दी कर लिया तो मच्छर मर भी जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूं, एक बाइक से आप जा रहे, एक साइकिल चला रहे हो, ठीक है, नॉर्मली आप साइकिल तो चला ही लेते हो, बाइक चलाते हो नहीं मुझे नहीं पता, आप 11th क्लास में हो, ठीक है। तो नॉर्मली आपने देखा कभी कभी हमारा बैलेंस बिगड़ जाए, गाड़ी फिसलने लगे, या पानी या स्लीपरी रोड हो, तो हमारी बॉडी क्या होती है, फिसल जाती है। तो जब फिसलती है बेटा, नॉर्मली जब फिसलती है तो हम क्या करते हैं, कभी कभी बैलेंस भी कर लेते हैं। हम कभी फिसलते तो अपने आपको बैलेंस कर लेते, तो बैलेंस का काम करने का इतना जल्दी जो काम होता है, उस समय या तो हम गिर सकते थे, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, या हमने आपको बचा लिया। तो उस समय जो सबसे ज्यादा एक्टिव हमारे शरीर में होता है वो नर्वस सिस्टम होता है, ये तंत्रिका तंत्र ही होता है बेटा। इसकी एक्टिविटी और इसकी एक्टिवनेस के कारण हम बच जाते हैं, ठीक है। तो अब न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं हम इसको जरा समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। अगर न्यूरॉन्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये न्यूरॉन्स ही है जिसकी मदद से हम किसी भी मैसेज को एक बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को लेकर जाते हैं, ठीक है। अब न्यूरॉन्स की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी मैसेज को बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं। आप कैसे पहुंचा सकते हैं, अगर मैं नॉर्मली अगर बात करता हूं कि हमारे शरीर में कई सारी कोशिकाएं हैं, अरे यस और नो, इस स्किन में एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है, इनके बीच में इस तरीके से कई सारी कोशिकाएं, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर है, मैंने अभी बताया हम बहुकोशिकीय होते हैं, कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मान लो आपको पता चल रहा है कि चाय गर्म है, आपके हाथ पर चाय गिरी, ठीक है, और वो मैसेज इस तरीके से जाता, मैसेज किस तरीके से जाता बेटा, मैसेज कुछ इस तरीके से जाता कि चाय आपके गर्म है, मैसेज एक ने इसको पहुंचाया, एक ने इसको पहुंचाया, एक ने इसको पहुंचाया, एक ने इसको पहुंचाया, एक ने इसको पहुंचाया। तो बेटा हमारे शरीर में ट्रिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल है, जब वो एक दूसरे को इस तरीके से पहुंचाएंगे, एक दूसरे से इस तरीके से पहुंचाएंगे, और जब तक हमारे ब्रेन के पास ये मैसेज पहुंचेगा तब तक हमारा हाथ जल के राख हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ऐसी कंडीशन को संभालने के लिए हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं। नॉर्मली इनकी बॉडी लंबी होने के कारण क्या होता है बेटा, और ये जिसका यहां पर एंड खत्म होता है, ठीक है, इसका एक जब एंड खत्म होता है टीलोडोंड्रोन, तो हमारा दूसरा न्यूरॉन यहाँ जाल जैसा प्रेजेंट होता है, जाल जैसा ये दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेटा क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही मैसेज आता है हमारे एक न्यूरॉन में,
ये यहां से डायरेक्ट जंप लगा के कहां पहुंचता है, इसके एंड पर, और ये दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचा दिया जाता है। मतलब ये यहां से एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो बेटा टाइम लग रहा था, उस टाइम को बड़ा कम करके उस मैसेज को डायरेक्ट ही कूदा दिया जाता है। वैसे रोड पे भी आप बेटा देखना कि कभी आप पैदल चलोगे तो बहुत टाइम बाद पहुंचोगे, लेकिन जैसे ही बेटा आप कूद कूद कर, जैसे स्कूल लाइफ में आप जी रहे हो बेटा, तो आप रोड पर अगर आपको घर जल्दी जाना है, हंसते खेलते जाते, कूद कूद कर जाते, तो आप घर जल्दी पहुंच जाते। ठीक है, तो बेटा यहां पर जंपिंग वाला रूल यहां पर फॉलो होता है, और जंप करके मैसेज क्या किया जाता है, इस न्यूरॉन्स में पहुंचाता है। और न्यूरॉन हमारा फट से क्या करता है, डिसीजन देता है ब्रेन को। मान लो चाय आपके हाथ में गिरी, इस हाथ पर ये न्यूरॉन्स क्या होता है, फट से मैसेज आपके ब्रेन को पहुंचाते हैं। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन उसको समझता है पहले कि अब क्या करना है, तो ब्रेन उसको वापिस से हमारी मसल्स को, ये न्यूरॉन्स को रिफ्लेक्स एक्शन में क्या देता है, एक मैसेज भेजता है कि भाई, ये मसल्स को बोलता है कि मसल्स तू वहां से हिल और हाथ को हटा लेने, तो तेरा हाथ बहुत ज्यादा जल जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसी सिचुएशन रहती तो हाथ जल के राख हो जाता और हमको पता ही नहीं चलता। तो बेटा ये फायदा होता है न्यूरॉन्स का। तो न्यूरॉन्स का काम क्या है, किसी भी मैसेज को फट से फट हमारे ब्रेन तक पहुंचाना है, तो फट से फट पहुंचाने के लिए इसको काफी लंबा होना पड़ता है। ठीक है, लंबा रहेगा तो चीजें जल्दी आसानी से पहुंच में। ठीक है, तो बेटा इसका काम जैसा है कि इसको काम क्या है, इसको जल्दी से जल्दी किसी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसकी बॉडी इस तरीके से बनी है। तो 200 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर में इसीलिए बेटा क्योंकि इनके अंदर काम अलग है। जैसे नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो हमारी बॉडी में बेटा 200 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं क्यों है, 200 अलग अलग प्रकार की कोशिका इसलिए भी है, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर इसीलिए भी है क्योंकि उनका काम अलग है। नॉर्मली हम देखते हैं कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, स्टूडेंट्स होता है, ठीक है, ये स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, ये स्टूडेंट जो पढ़ने आते हैं उनका यूनिफॉर्म अलग होता है। वहीं अगर टीचर्स अगर आते हैं तो टीचर्स का एक फॉर्मल ड्रेस होता है, प्रिंसिपल भी अपना एक फॉर्मल ड्रेस में आते हैं। जो डी ग्रुप आते हैं, डी ग्रुप वाले जो काम करने वाले, घंटी बजाने वाले या खाना बांटने वाले, ऐसे जो रहते हैं, उनका एक ड्रेसअप अलग होता है। तो भैया जो जैसा काम करता है ना वैसा दिखता भी है। मान लो कोई आवारा लड़का हो जो बाइक से मतलब फालतू की मतलब आवारगी करता है, तो आपको दिखता बड़े बड़े बाल, चश्मा लगा लेता है, या फिर उसके गले में कई सारी चीजें टंगी होती है ना, उल्टे सीधे जूते, ठीक है, उल्टी सीधी गाड़ी उसकी दिखती है। तो भैया जो जैसा काम करता है ना वैसा दिखता है। स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म में होते हैं, डिसेंट लगते हैं, डिसिप्लिन लगते हैं, ठीक है, तो जो जैसा काम करता है वैसा दिखता भी है। तो भैया यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सेल्स है, अलग अलग काम करते हैं, और अलग अलग काम करने का एक लंबा चौड़ा दिखता है, कैसा दिखता है, एक काफी लंबा चौड़ा दिखता है, और बाकी अलग भी दिखते हैं, ये काफी लंबी चौड़ा है। उसी तरह अगर मैं बात करूं बेटा हमारे ब्लड सेल्स, ठीक है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल या रेड ब्लड सेल्स की बात करूं तो हमारे लाल, हमारे आरबीसी जो होती है, आरबीसी कैसी दिखाई देती है बेटा, जरा ध्यान दो, एक मिनट। हमारी जो आरबीसी होती है वो कैसी दिखाई देती है, एकदम सर्कुलर दिखाई देती है। सर्कुलर मतलब गोल दिखाई देती है। तो बेटा ये जो हमारी आरबीसी है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और इसमें भी सबसे मेनली ये कौन सी चीज को ले जाती है, हमारा जो एक रेड ब्लड सेल है बेटा, ये कई सारे O2 ऑक्सीजन को अपने अंदर भर कर ले जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हमारी रेड ब्लड सेल जो होती है, ठीक है, इसका लाल कलर भी किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन बोले तो Fe, और Fe के कारण बेटा इसका लाल कलर आ जाता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर बेटा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है, ये रेड ब्लड सेल्स करता है। और आरबीसी नॉर्मली हमारा, अगर मैं बात करूं कि ट्रक है या कोई भी बाईसाइकिल है या मोटरसाइकिल है, ये क्या करती है, कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो उनके टायर सर्कुलर क्यों होते हैं, वहां पर वो चौकार आकर के क्यों नहीं होते। भैया कोई भी सर्कुलर चीजों को आसानी से क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है, ट्रांसपोर्ट कर सकती है। उसी तरह ब्लड का काम भी क्या होता है, बॉडी के अंदर हर चीज को पहुंचाना, हमारे खाने को पहुंचाना, ठीक है, या इसके अलावा ऑक्सीजन को पहुंचाना, बॉडी के पास बहुत जल्द से जल्द पहुंचाना होता है। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाने के लिए सर्कुलर होना जरूरी था, इसलिए सर्कुलर है। इसलिए हमारे आरबीसी एकदम सर्कुलर होती है, बाइकॉन्केव होती है। बाइकॉन्केव मतलब ये अंदर से थोड़ी दबी होती है दोनों साइड से, ठीक है, ये देखो इस साइड से भी दबी होती है और इसके पीछे साइड से भी दबी होती है। तो ये आरबीसी सर्कुलर इसीलिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स की, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, तो ये डब्ल्यूबीसी आपको दिख रही है, डब्ल्यूबीसी भी कैसी होती बेटा, ये
अमीबा जैसी होती है, इनकी बॉडी कैसी दिखती है, अमोइबॉइड दिखती है। इनका काम भी सेम वैसे ही होता है जैसे हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स का होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम मैंने आपको अभी बताया था कि व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे काम करते हैं बेटा, व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे काम करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स सेम वैसे ही काम करते हैं जैसे अमीबा काम करता है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये भी सेम क्या करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं एक्चुअली, व्हाइट ब्लड सेल्स आर दी सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के बेटा क्या कहलाते हैं, सैनिक कहलाते हैं। और सैनिक का काम होता है दुश्मनों को मारने का। हमारी जो आर्मी है, हमारे जो आर्मी मैन होते हैं ये भी क्या करते हैं, इन चीजों को क्या करते हैं, मारते हैं। तो बेटा बस लास्ट इस क्लास में हम एंड करने वाले हैं। लास्ट हम व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स भी कैसे दिखते हैं, अमीबा जैसे होते हैं। इनके अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और अमीबा क्या करता है, अमीबा जिस तरह अपने खाने को अंदर लेता है, ये खाना होता है, उसी तरह हमारे WBC श्वेत रक्त कणिकाओं के पास क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, एक बैक्टीरिया है या फिर कोई वायरस है या फिर कोई भी ऐसा पैथोजन हमको बीमार करने आता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में बीमार करने आता है, ये अपने इनके स्यूडोपोडिया से क्या करता है, इनको हमारी उसकी बॉडी में ले लेता है। अब इसकी बॉडी में जैसे ही जाता है ये इसको क्या कर लेता है, ये डाइजेस्ट कर लेता है, इसका पाचन कर लेता है। तो पाचन करने से क्या हो जाता है, ये मर जाता है, ये बैक्टीरिया मर जाता है। इस तरह सोल्जर हमारा क्या करता है, इन दुश्मनों को हमारी बॉडी में आने से रोकता है। इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अमेबा जैसा, अमोइबॉइड इसका स्ट्रक्चर होता है। इसलिए हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड इस तरह के दिखते हैं। तो बेटा मैंने आपको कई सारे एग्जांपल बताए, ठीक है, एग्जांपल्स में मैंने व्हाइट ब्लड सेल्स का भी बताया। तो बॉडी में बेटा अलग अलग प्रकार के सेल इसीलिए है क्योंकि इनका काम अलग है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस दे आर डिफरेंट। और हमारे शरीर में ऐसे 200 अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं, ठीक है बेटा। छानने वाली कोशिकाएं अलग है, सर्कुलेशन करने वाली कोशिकाएं अलग है, पाचन करने वाली कोशिकाएं अलग है, ब्रेन वाली कोशिकाएं अलग है, ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो आपकी स्किन है, स्किन जो होती है, स्किन में जो होता है, इनका काम क्या होता है, मेनली बाहर से जो भी जीव जंतु मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको बीमार कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए या फंगस हो गए या प्लाज्मोडियम हो गए, तो ये जब सबसे पहले हमारी बॉडी में अगर इंटर करना चाहे, हमको बीमारी फैलाना चाहे, तो हमारी स्किन से ही टकराते हैं, ठीक है, स्किन के पास ही आते हैं। तो हमारी स्किन में बेटा ये सेल्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, कुछ लंबे होते हैं, कुछ चपटे होते हैं और कुछ एकदम फड़सी जैसे होते हैं, नीचे फ्लोर पर फर्शियां होती है ना, उस तरीके से होते हैं। तो ये हमारे इपिथेलियल टिश्यू कहलाते हैं, उत्तक कहलाते हैं। तो इनका भी काम जिस तरीके का है, इनका काम क्या है, हमारी बॉडी की रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना। तो ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उसी तरह बेटा पादपों के अंदर एक स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, पादपों के अंदर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जाइलम और फ्लोएम क्या होती है, ट्यूब्स होती है, वेसल्स होती है। जाइलम पानी को नीचे से ऊपर ले जाता है और फ्लोएम क्या करता है बेटा, फ्लोएम खाना जो बन गया है प्रकाश संश्लेषण के बाद, उस खाने को ऊपर से लेकर बॉडी के हर एक हिस्से तक बांटने का काम करता है। तो जनरली बांटने के लिए मतलब कोई चीज पाइप से हम पानी ले जाते हैं तो उसको कैसे रखते हैं, हम सिलेंडर जैसा रखते हैं कि नहीं, पाइप इस तरीके का ही होता है ना बेटा। उसी तरह बेटा इनको पानी ट्रांसपोर्ट करना है और खाना वापस लाना है। तो इनकी बॉडी क्या होती है, इनके सेल्स के होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। सीव टिप्स फ्लोएम में होती है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ट्रेकिड्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम वेसल्स के अंदर। तो आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा कि भाई ये स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग जीवधारियों में अलग अलग साइज के और अलग अलग शेप के और अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि उनका काम वैसा है बेटा, ठीक है। एक फैक्ट्री में जो मजदूर होता है वो जैसा काम करता है उस तरीके से उसका हुलिया होता है, ठीक है। एक डॉक्टर जैसा काम करता है उस तरीके से उसका ड्रेसअप होता है। यही छोटी सी चीज थी। तो बेटा आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम कल पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला टॉपिक, जिसको हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। जो बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है हमारे कि भैया हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, और ऐसे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हम पढ़ने वाले हैं बेटा। तो बढ़िया, मजा आया, मिलते हैं कल, ठीक है, धन्यवाद।